अगर ये कहा जाए कि प्राचीन समुद्री जीवों के जीवाश्म खोजने के लिए, मेरा मतलब है ऐसे जीवों के अवशेष जो कभी गहरे समंदर में तैरते थे, हाँ, तो उन्हें खोजने के लिए किसी को समुद्र की गहराइयों में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जाना चाहिए। तो शायद ये बात किसी विज्ञान कथा जैसी लगेगी, बिल्कुल किसी फैंटेसी फिल्म की तरह, है ना? लेकिन इस विस्तृत विश्लेषण में, यानी इस डीप डाइव में जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन एक बेहद दिलचस्प दस्तावेज का गहराई से विश्लेषण करना है जी, जिसका शीर्षक है हिमालयन टेक्टोनिक ब्लूप्रिंट। मतलब ये दस्तावेज पहाड़ों को लेकर हमारी उस बुनियादी सोच को पूरी तरह से पलट देने वाला है, जहां मानते हैं कि पहाड़ हमेशा से बस चुपचाप एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। इस विषय पर चर्चा करना वाकई बहुत रोमांचक है। देखिए, ये दस्तावेज कोई साधारण भूगोल की किताब का हिस्सा नहीं है। अच्छा? हाँ, ये असल में दुनिया की सबसे जटिल, सबसे विशाल और सबसे रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति, उसकी छिपी हुई आंतरिक संरचना और उसके भविष्य को पूरी तरह डिकोड करता है। वाओ! इस पूरी चर्चा का मुख्य सार ही यह है कि हिमालय महज पत्थरों का एक निर्जीव ढेर नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत सक्रिय, गतिशील और लगातार बदलती हुई भूवैज्ञानिक प्रणाली है। मतलब एक जीता जागता सिस्टम है। बिल्कुल। तो चलिए आइए सीधे पेज 1 पर चलते हैं। शुरुआत में ही इस ब्लूप्रिंट में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सीधे तौर पर मुझे एक विरोधाभास लगते हैं। इसमें हिमालय को विश्व की सबसे ऊंची और युवा वलित पर्वतमाला यानी हाईएस्ट एंड यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज कहा गया है। सही है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इसकी निरंतर बढ़ती ऊंचाई आज भी जारी है और ये भूगर्भिक रूप से सक्रिय है। तो मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? मतलब दुनिया के सबसे विशाल और ऊंचे पहाड़ जो देखने में इतने प्राचीन लगते हैं, वे आज भी युवा कैसे हो सकते हैं? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। देखिए, जब मानव मस्तिष्क युवा या नया शब्द को प्रोसेस करता है, तो हम कुछ दशकों या शायद कुछ सदियों के बारे में सोचते हैं ना? बिल्कुल, 100-200 साल बस। लेकिन भूविज्ञान में पृथ्वी के 4.5 अरब साल के इतिहास को एक बिल्कुल ही अलग पैमाने पे मापा जाता है। अच्छा। इस पैमाने पर जहां अरावली या उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन जैसे पहाड़ करोड़ों अरब साल पुराने हैं और वो समय के साथ घिसकर काफी हद तक सपाट भी हो चुके हैं, वहीं हिमालय का जन्म महज 5 करोड़ साल पहले हुआ है। 5 करोड़ साल? और ये नया है? हाँ, भूविज्ञानिक घड़ी के हिसाब से ये ऐसा है जैसे हिमालय का जन्म कल ही हुआ हो, इसलिए ये युवा है। ओहो, तो अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से समझा जाए। जी बताइए। तो हिमालय कोई पुरानी ठहरी हुई ऐतिहासिक इमारत या कोई प्राचीन किला नहीं है जिसका निर्माण सदियों पहले पूरा हो चुका है। एकदम सही। बल्कि ये एक ऐसा विशाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जहां आज भी काम चल रहा है। मतलब क्रेनें लगी हुई हैं, ईंटें लगातार ऊपर की तरफ खिसकाई जा रही हैं और ये इमारत हर दिन थोड़ी और ऊंची हो रही है। क्या मैं सही सोच रही हूँ? ये तुलना स्थिति को बहुत ही स्पष्ट करती है और इस कंस्ट्रक्शन का जो आकार और ज्यामिति है ना, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अच्छा, तो अब पेज 2 पर ध्यान देते हैं जो इसकी ज्यामिति या बनावट को समझाता है। बिल्कुल। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार ये पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2400 किलोमीटर के विशाल विस्तार में फैली हुई है। बाप रे, 2400 किलोमीटर? हाँ, और इसका आकार कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह एक चापाकार या धनुषाकार यानी आर्क शेप में है। एक और दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी हिस्से में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है, लेकिन पूर्व की तरफ जाते जाते ये सिकुड़कर मात्र 160 किलोमीटर रह जाती है। तो मतलब पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकरा। बिल्कुल। चौड़ाई का ये अंतर तो समझ आता है, लेकिन इस दस्तावेज में एक ज्यामिति विषमता का जिक्र है जो मुझे थोड़ा थोड़ा परेशान कर रही है। कौन सी विषमता? इसमें लिखा है कि भारत की ओर इसका ढलान उत्तल यानी कॉन्वेक्स है और ये बहुत ही तीखा या खड़ा ढलान है, जबकि दूसरी तरफ तिब्बत की ओर ये अवतल यानी कॉनकेव है और इसकी ढलान काफी सपाट है। मतलब किसी एक ही पहाड़ के दोनों तरफ के ढलानों में इतना भारी अंतर क्यों है? देखिए, यहाँ पर हमें सतह के
सतह के एकदम नीचे चल रही ताकतों को समझना होगा। अच्छा। इस ज्यामितीय विषमता के पीछे शुद्ध रूप से विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक बल काम कर रहा है। टेक्टोनिक बल। इसे इस तरह देखते हैं। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट एक विशाल बुलडोजर की तरह काम कर रही है, जो यूरेशियन प्लेट के नीचे जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है। एक बुलडोजर की तरह। हाँ, अब जिस तरफ से ये बुलडोजर सीधे धक्का मार रहा है, यानी हमारे भारत की तरफ से, वहां भारी दबाव के कारण जमीन अचानक से और बहुत तेजी से ऊपर की ओर मुड़ती है। ओहो। इसी तीव्र दबाव के कारण भारत की तरफ एक खड़ी, तीखी और कॉन्वेक्स ढलान बनती है। समझ गए। और दूसरी ओर तिब्बत का पठार वो हिस्सा है जो इस धक्के के प्रभाव से पीछे की ओर खिसक रहा है और एक बड़े स्लैब की तरह उठ रहा है। इसलिए वहां का ढलान धीमा और कॉन्केव है। ये तो जबरदस्त भौतिकी का मतलब फिजिक्स का उदाहरण है। बिल्कुल। अब इस ज्यामिति से आगे बढ़ते हुए अगर हम समय में पीछे जाएं तो उत्पत्ति की बात करें तो पेज 3 हमें समय में बहुत पीछे ले जाता है जी। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। इसमें लिखा है कि भारतीय प्लेट का तीव्र प्रवाह जो 16 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से हो रहा था, उसके बाद 50 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसे टर्शियरी पीरियड कहा गया है, यूरेशियन प्लेट से प्रारंभिक टकराव की शुरुआत होती है। सही है। लेकिन 16 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति सुनकर ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही धीमी गति है। मतलब 16 सेंटीमीटर तो बस एक स्केल के बराबर होता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि मानवीय नजरिए से 16 सेंटीमीटर कुछ भी नहीं लगता। ये शायद हमारे नाखूनों के साल भर में बढ़ने की गति के बराबर है। हाँ, वही तो। लेकिन अगर हम महाद्वीपों के खिसकने यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के विज्ञान को देखें तो आमतौर पर विवर्तनिक प्लेटें साल में 2 से 3 सेंटीमीटर ही खिसकती हैं। अच्छा, सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर? हाँ, उस औसत के मुकाबले एक पूरे महाद्वीप का 16 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से खिसकना भूविज्ञान के हिसाब से एक सुपरसोनिक गति है। सुपरसोनिक? जी, ये एक असाधारण रूप से तेज रफ्तार थी। तो मतलब ये कुछ ऐसा था जैसे भारतीय प्लेट एक बहुत ही तेज रफ्तार मोटर बोट थी जो समुद्र को चीरते हुए विशालकाय यूरेशियन प्लेट रूपी एक भारी भरकम मालवाहक जहाज की ओर पूरी गति से बढ़ रही थी और एक भयानक महाटक्कर बस होने ही वाली थी। एकदम सटीक तुलना है ये। और उस टक्कर ने पृथ्वी के इतिहास की सबसे नाटकीय भौगोलिक घटना को जन्म दिया। तो टकराव के बाद असल में क्या हुआ, ये पेज 4 का मुख्य विषय है। जी। इस ब्लूप्रिंट में उस टकराव के तंत्र को विवर्तनिक इंजन या टेक्टोनिक इंजन का नाम दिया गया है। इसमें महाद्वीपीय अभिसरण यानी कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत का जिक्र है, जहां संपीड़नात्मक बल यानी कंप्रेशनल फोर्स ने मुख्य भूमिका निभाई। बिल्कुल। यहाँ मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा रुकें। जी, बताइए। ये जो शब्द हैं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और संपीड़नात्मक बल, ये तो काफी तकनीकी हैं। हाँ, टेक्निकल तो हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए इस इंजन की कार्यप्रणाली को मतलब आसान भाषा में कैसे समझाया जा सकता है? इसे एक बहुत ही दृश्यमान तरीके से, विजुअल तरीके से समझा जा सकता है। कैसे? कल्पना कीजिए कि भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच आज से करोड़ों साल पहले जमीन नहीं थी। अच्छा, तो क्या था? बल्कि एक विशाल सागर हुआ करता था जिसे टेथिस सागर कहा जाता था। अब लाखों वर्षों तक दोनों महाद्वीपों की नदियों ने बहकर उस सागर में भारी मात्रा में मिट्टी, गाद और अवसाद यानी सेडिमेंट्स जमा किए। जब वो दोनों महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे के करीब आईं तो उनके बीच का वो सागर सिकुड़ने लगा। हाँ, वो संपीड़नात्मक बल यानी दोनों तरफ से पड़ने वाला दबाव इतना शक्तिशाली था कि सागर की तलहटी में जमा सारा मलबा किसी गीले कागज या कालीन की तरह मुड़कर ऊपर उठने लगा। अरे वाह! इसी सिकुड़न या फोल्डिंग की वजह से ही इन्हें वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। मतलब इसी दस्तावेज में जीवाश्म युक्त चूना पत्थर यानी फॉसिल रिच लाइमस्टोन का भी उल्लेख है। जी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि टेथिस सागर के तल पर जो मिट्टी और गाद जमा थी, उसमें उस सागर में रहने वाले अनगिनत समुद्री जीवों के मृत शरीर भी शामिल थे। बिल्कुल सही। और जब वो जमीन मुड़कर ऊपर उठी तो वे जीव भी पहाड़ों की चोटियों के साथ ऊपर उठ गए।
यही कारण है कि आज दुनिया की छत पर, मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। ये तो सच में हैरान कर देने वाला है। कभी जो गहरे समुद्र का अंधेरा तल था, वो आज बादलों को चीरता हुआ दुनिया का शिखर है। ये पृथ्वी की सबसे खूबसूरत कविताओं में से एक है कि समुद्र और पहाड़ आपस में इस तरह जुड़े हैं। वाकई। लेकिन देखिए, ये प्रक्रिया कोई एक दिन या एक झटके में पूरी होने वाली घटना नहीं थी। इस महाटक्कर के कारण चट्टानों में भयानक तनाव पैदा हुआ, जिसे इस दस्तावेज के पेज 5 पर क्रॉस सेक्शन वाले हिस्से में स्पष्ट किया गया है। हाँ, अब हम पेज 5 के क्रॉस सेक्शन ग्राफिक्स की ओर ही बढ़ते हैं। इस संरचनात्मक ब्लूप्रिंट में कई भ्रंश रेखाओं या फॉल्ट लाइंस के नाम दिए गए हैं जो मुझे थोड़े जटिल लग रहे हैं। कौन से नाम? जैसे इंडस सांगपो सूचर जोन या ITSJ, मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और अंत में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या ये रेखाएं पर्वत के अंदर की दरारें हैं? इन्हें सिर्फ दरारें कहना थोड़ा सरल होगा, लेकिन ये सही दिशा में कदम है। अच्छा। देखिए, जब दो विशाल महाद्वीप टकराते हैं तो वे किसी नरम मिट्टी की तरह आसानी से नहीं मुड़ते। ठोस चट्टानों पर जब अकल्पनीय दबाव पड़ता है तो वे टूट जाती हैं और एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर चढ़ जाता है। हो। भूविज्ञान में इसे थ्रस्ट या भ्रंश कहा जाता है। ये चारों रेखाएं असल में वो प्रमुख तनाव बिंदु हैं, स्ट्रेस पॉइंट्स, जहां चट्टानें टूटकर एक दूसरे के ऊपर खिसक गई हैं। अच्छा। ये रेखाएं पूरे हिमालय को अलग अलग भूवैज्ञानिक खंडों में बांटती हैं। तो अगर हम इसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करें तो ये भ्रंश रेखाएं किसी विशाल मशीन के शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं ना, जो टक्कर के झटके को सहती हैं। हाँ। या फिर हम इन्हें विशालकाय टेक्टोनिक सीढ़ियों की तरह देख सकते हैं, जो तिब्बत के ऊंचे पठार से शुरू होकर धीरे धीरे नीचे उतरती हैं और अंत में हमारे उत्तरी मैदानों तक आकर रुक जाती हैं। टेक्टोनिक सीढ़ियों वाली ये कल्पना बहुत ही सटीक है। और इन सीढ़ियों की संरचना को और गहराई से समझने के लिए दस्तावेज में एक ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण दिया गया है। हाँ, इसी संरचना को और स्पष्ट करने के लिए आइए पेज 6 के ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण यानी वर्टिकल क्लासिफिकेशन को देखते हैं। जी। हिमालय को दक्षिण से उत्तर की ओर मुख्य रूप से 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे बाहर शिवालिक हिमालय है, फिर लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, जहां जहां दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी प्रमुख चोटियां स्थित हैं, जिन्हें 8000ers कहते हैं। बिल्कुल। और सबसे पीछे ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। इस वर्गीकरण में लघु हिमालय वाले हिस्से में न्यूमोलिटिक चूना पत्थर की उपस्थिति का भी जिक्र है। ये न्यूमोलिटिक चूना पत्थर क्या होता है? न्यूमोलिटिक चूना पत्थर सुनने में भले ही कोई भारी भरकम रासायनिक नाम लगे, नाम तो ऐसे ही है, लेकिन असल में ये लाखों करोड़ों प्राचीन एक कोशिका वाले समुद्री जीवों के सूक्ष्म आवरणों या खंडों के जमाव से बनी एक चट्टान है। मतलब फिर से समुद्र के जीव। बिल्कुल। ये एक और अकाट्य प्रमाण है कि ये पूरा क्षेत्र कभी थेथिस सागर के पानी के नीचे डूबा हुआ था। लेकिन इन 4 श्रेणियों की सबसे खास बात यह है कि ये केवल ऊंचाई के हिसाब से एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये अलग अलग समय काल की कहानी सुनाती हैं। अलग अलग समय काल की कहानी, इसका क्या मतलब है? देखिए, महान हिमालय की पर्वतमाला सबसे पहले ऊपर उठी थी। जब वो उठ गई तो वहां से नदियां बहनी शुरू हुईं और अपने साथ भारी मात्रा में पत्थर और मलबा लेकर नीचे आईं। अच्छा। उस मलबे के जमाव और बाद में हुए टेक्टोनिक धक्कों की वजह से लघु हिमालय बना। ओहो। और फिर अंत में लघु और महान हिमालय दोनों से बहने वाली नदियों के ताजा मलबे से सबसे बाहरी और सबसे निचली श्रृंखला का निर्माण हुआ, यानी शिवालिक का। इसलिए शिवालिक भूवैज्ञानिक रूप से सबसे नया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति उत्तरी मैदानों से अपनी यात्रा शुरू करता है और पहाड़ों में उत्तर की ओर बढ़ता है, मतलब शिवालिक से होते हुए लघु हिमालय और फिर महान हिमालय तक, तो वो केवल ऊंचाई पर नहीं चढ़ रहा होता, बल्कि वो असल में भूवैज्ञानिक समय चक्र में पीछे की तरफ यात्रा कर रहा होता है। बिल्कुल। सबसे नई जमीन से सबसे पुरानी जमीन की तरफ। इस नजरिए से पहाड़ों को देखना वाकई एक बहुत ही गहरा अनुभव है। हाँ, हर एक श्रृंखला पृथ्वी के इतिहास का एक अलग अध्याय समेटे हुए। अब अगर हम पर्वतमाला के दोनों छोरों की तरफ नजर डालें। हाँ, पर्वतमाला के दोनों छोरों पर क्या होता है, ये पेज 7 पर दर्शाया गया है। जी, इस ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही अजीब भौगोलिक विशेषता का वर्णन है, अक्ष संघीय मोड़ या हेयरपिन टर्न्स।
हाँ, मैंने भी देखा। इसमें बताया गया है कि एक तरफ पश्चिमी मोड़ है जो नंगा पर्वत के पास है और दूसरी तरफ पूर्वी मोड़ है जो नामचा बरवा और दिहांग गॉर्ज के पास है। पहाड़ तो अमूमन धीरे धीरे छोटे होकर खत्म होते हैं ना, तो ये हेयरपिन मोड़ क्या है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये हिमालय की एक बहुत ही अनूठी विशेषता है। अच्छा। ये पूरी पर्वतमाला 2400 किलोमीटर तक एक सीधी या हल्की घुमावदार दिशा में चलती है। हाँ। लेकिन अपने दोनों किनारों पर पहुंचकर पहाड़ अचानक से दक्षिण की तरफ एक बेहद तीखा मोड़ लेते हैं। एकदम से? जी, पश्चिम में यही मोड़ मुड़कर पाकिस्तान में सुलेमानशिनी बनाता है। ओहो। और पूर्व में यही मोड़ म्यांमार की तरफ अराकान योमा पर्वतमाला का निर्माण करता है। ओहो। इसे समझने के लिए एक और एनालॉजी का सहारा लिया जा सकता है। एकदम बताइए। मान लीजिए कि एक लंबी बेल्ट या रबड़ का पट्टा रखा हुआ है। अगर उस बेल्ट को दोनों तरफ से बहुत जोर से पिंच किया जाए या अंदर की तरफ दबाया जाए तो वो किनारों से अचानक नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। बिल्कुल सही। मतलब ऐसा लगता है जैसे भारतीय प्लेट ने टकराते समय यूरेशियन प्लेट को किनारों से बहुत जोर से पिंच कर दिया हो। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। किनारों पर टेक्टोनिक दबाव इतना ज्यादा और असमान था कि जमीन सीधे उठने के बजाय मड़ोड़कर मुड़ गई। बाप रे। इन विशाल भूवैज्ञानिक संरचनाओं के बीच कुछ बेहद खास और स्थानीय इकोसिस्टम्स भी बने हैं। हाँ, अब पूरी पर्वतमाला से ध्यान हटाकर पेज 8 पर एक विशिष्ट क्षेत्र कश्मीर घाटी पर चलते हैं। जी। कश्मीर घाटी के संदर्भ में इस दस्तावेज में करेवा निक्षेपों का वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि ये पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच स्थित है। इन्हें हिमनद और झील निक्षेप या लैकेस्ट्रिन डिपॉजिट्स कहा गया है। बिल्कुल। और यह भी जोड़ा गया है कि इस क्षेत्र को दुनिया भर में केसर का कटोरा माना जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है। कैसा सवाल? मतलब भूविज्ञान की इन सूखी रुखी बातों का कश्मीर के केसर और अर्थव्यवस्था से क्या सीधा संबंध है? तो इसका असल में क्या मतलब है? ये भूविज्ञान और मानव सभ्यता के गहरे जुड़ाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। देखिए, लैक्सरीन का मतलब होता है झीलों से संबंधित। लाखों साल पहले पीर पंजाल की पहाड़ियां आज जितनी ऊंची नहीं थीं। और कश्मीर की पूरी घाटी असल में एक बहुत बड़ी ग्लेशियल झील हुआ करती थी। एक विशाल झील। हाँ, जैसे जैसे टेक्टोनिक दबाव के कारण पीर पंजाल की पहाड़ियां ऊपर उठती गई, एक समय ऐसा आया जब उस झील का किनारा टूट गया और सारा पानी बाहर बह गया। ओहो। लेकिन वो पानी अपने पीछे झील की तलहटी में जमी हुई ग्लेशियर की बर्फ, मिट्टी और जैविक पदार्थों की एक बेहद उपजाऊ परत छोड़ गया। इसी खास तरह की मिट्टी को इसी को करेवा कहा जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लेशियल झीलें लाखों साल पहले वहां मौजूद थीं जी। और बाद में गायब हो गईं, उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी जादुई मिट्टी छोड़ी जो आज कश्मीर को दुनिया का सॉफ्ट गोल्ड यानी दुनिया का सबसे बेहतरीन केसर उगाने की ताकत देती है? बिल्कुल। ये वाकई मतलब हैरान करने वाला है कि कैसे लाखों साल पुराना पृथ्वी का अतीत हमारी आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था और संस्कृति की नींव रखता है। और भूगोल केवल अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि हर रोज के मौसम और जलवायु को भी गहराई से नियंत्रित करता है। हाँ, जलवायु के दृष्टिकोण से पेज 9 बहुत महत्वपूर्ण है, जहां हिम रेखा या स्नो लाइन की बात की गई है। इस हिस्से में मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। बताइए। दस्तावेज कहता है कि पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से हिमपात होता है और वहां हिम रेखा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। सही है। वहीं पूर्वी हिमालय में नमी बंगाल की खाड़ी से आती है और वहां हिम रेखा बहुत अधिक ऊंचाई लगभग 3500 मीटर पर है। साथ ही दक्षिणी ढालों पर अधिक भारी वर्षा का जिक्र है। मेरी उलझन ये है कि पूर्वी हिमालय भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के अधिक करीब है। जो जगह भूमध्य रेखा के करीब होगी वो अधिक गर्म होनी चाहिए, है ना? तो वहां स्नो लाइन इतनी ऊपर क्यों है? बर्फ को तो वहां जल्दी पिघलना चाहिए, इसलिए बर्फ केवल बहुत ऊंचाई पर ही मिलनी चाहिए ना? रुको, क्या मैं खुद ही अपने सवाल का जवाब दे रही हूँ? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं, लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो क्या है? ये एक आम गलतफहमी है कि पहाड़ों पर बर्फ सिर्फ अक्षांश या तापमान से तय होती है। अच्छा।
असल में नमी और वर्षा का प्रकार सारा खेल बदल देते हैं। पूर्वी हिमालय बंगाल की खाड़ी के बहुत करीब है, इसलिए वहां हवा में अत्यधिक नमी होती है और बहुत बहुत भारी बारिश होती है। ये बारिश का पानी अपेक्षाकृत गर्म होता है। ओह! जब ये भारी और गर्म बारिश पहाड़ों पर गिरती है तो ये वहां मौजूद बर्फ को बहुत तेजी से पिघला देती है। ये पूर्वी हिमालय में बर्फ को टिके रहने के लिए और ज्यादा ऊंचाई यानी और ज्यादा ठंडे वातावरण की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण स्नो लाइन 3500 मीटर तक ऊपर खिसक जाती है। बिल्कुल। इसके विपरीत पश्चिमी हिमालय समंदर से बहुत दूर है, वहां बारिश कम होती है और सर्दियों में भूमध्य सागर की तरफ से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ सीधे बर्फबारी लाते हैं। अच्छा। भारी बारिश न होने के कारण वहां कम ऊंचाई पर ही बर्फ जम जाती है और टिकी रहती है। और रही बात दक्षिणी ढालों की, तो हिमालय के जो ढलान भारत की तरफ हैं, वे मानसून के हवाओं के सीधे रास्ते में आते हैं और मानसून की सीधी मार झेलते हैं। सही बात है। इसलिए उत्तरी यानी तिब्बत वाले ढालों के मुकाबले दक्षिणी ढालों पर भारी वर्षा होती है। ये जलवायु और भूगोल का एक बहुत ही जटिल लेकिन तार्किक संतुलन है। जी। इसी संदर्भ में पेज 10 पर भूगोलवेत्ताओं का एक और नजरिया दिया गया है, पश्चिम से पूर्व का प्रादेशिक विभाजन। इसे नदियों की घाटियों के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा गया है: कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और सिक्किम या असम हिमालय। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि नदियों को आधार क्यों बनाया गया? मतलब क्या पहाड़ों ने नदियों को बांटा है या नदियों ने पहाड़ों को? ये एक बहुत ही शानदार और भूविज्ञान का एक क्लासिक सवाल है। इसका जवाब है पूर्ववर्ती नदियां या एंटीसीडेंट रिवर्स। पूर्ववर्ती नदियां? जी। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां असल में हिमालय से भी पुरानी हैं। क्या बात कर रहे हैं, हिमालय से भी पुरानी? बिल्कुल। जब भारतीय प्लेट टकरा रही थी और जमीन धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, तो इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला। जमीन उठती गई और नदियां एक आरी की तरह, एक सौ की तरह उस उठती हुई जमीन को काटती गईं, जिससे अत्यंत गहरे खाइयां या गॉर्ज बन गए। बाप रे। इसलिए भूगोलवेत्ता इन्हीं प्राचीन नदियों जैसे सिंधु से सतलुज, सतलुज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र को आधार मानकर हिमालय का सटीक प्रादेशिक विभाजन करते हैं। ये तो प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन है। जी। हमने अब तक जो कुछ भी समझा, पेज 11 इसे एक मास्टर ग्रिड में पिरो देता है। ये ब्लूप्रिंट ये निष्कर्ष निकालता है कि हिमालय कोई एकल दीवार नहीं है, यानी नॉट अ सिंगल वॉल, बल्कि यह एक प्रतिच्छेदित ग्रिड या इंटरसेक्टिंग ग्रिड है। बिल्कुल। और इस ग्रिड के पूर्वी भाग में सर्वाधिक जैव विविधता यानी ईस्ट हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ये पाई जाती है। देखिए, जब हम इस पूरे मास्टर ग्रिड को एक साथ देखते हैं, यानी नदियों द्वारा बनाए गए पश्चिम से पूर्व के क्षेत्रीय विभाजन और भूविज्ञान द्वारा बनाए गए उत्तर से दक्षिण के ऊर्ध्वाधर विभाजन को मिलाकर, तो ये पूरी पर्वतमाला एक त्रिआयामी, एक 3D चेसबोर्ड जैसी नजर आती है। 3D चेसबोर्ड? हाँ, इस चेसबोर्ड के हर एक खाने या ग्रिड का अपना एक अलग तापमान, अलग मिट्टी और अलग जलवायु है। ओहो। चूंकि पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा नमी और बारिश आती है और वहां घाटियों की संरचना बहुत जटिल है, इसलिए वहां के घने जंगलों में जीवन को पनपने का सबसे बेहतरीन माहौल मिलता है, जिससे वहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हिमालय को केवल उत्तर में खड़ी एक ठोस और निर्जीव दीवार समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। एकदम सही बात है। ये कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि एक अत्यंत जटिल, जीवंत और पूरी तरह से परस्पर जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है। जीवंता शब्द इस पर्वतमाला के लिए एकदम उपयुक्त है, लेकिन इस जीवंता के साथ एक और कड़वी सच्चाई जुड़ती है। ये बेहद नाजुक भी है। हाँ। इस दस्तावेज के अंतिम हिस्से में इस पर्वतमाला को एक नाजुक और जीवंत पर्वतमाला कहा गया है। और अंततः हम इस प्रेजेंटेशन के आखिरी पन्ने पेज 12 पर पहुंच गए हैं, जहां 2 बहुत बड़े खतरों की ओर इशारा किया गया है। जी। इस हिस्से में 2 प्रमुख संकटों को रेखांकित किया गया है। पहला है विवर्तनिक वास्तविकता या टेक्टोनिक रियलिटी, जिसका सीधा संबंध लगातार आने वाले भूकंपों
और पर्वतमाला की बढ़ती ऊंचाई से है। और दूसरा है जलवायु संकट यानी क्लाइमेट थ्रेट, जहां 2019 की सस्टेनेबिलिटी टाइम्स रिपोर्ट का स्पष्ट हवाला दिया गया है। बिल्कुल। रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के हिमनद यानी ग्लेशियर्स पहले के दशकों की तुलना में अब 2 गुनी तेजी से पिघल रहे हैं। ये हिमालय के लिए मतलब एक बहुत ही खतरनाक दोहरे खतरे की डबल थ्रेड की स्थिति है। कैसे? एक तरफ जमीन के बहुत नीचे विवर्तनिक प्लेटें अभी भी लगातार एक दूसरे को धकेल रही हैं, जिससे अपार दबाव बन रहा है। ये दबाव जब भी किसी दरार या थ्रस्ट के जरिए अचानक रिलीज होता है तो भयानक और विनाशकारी भूकंप आते हैं। हाँ, जो हमने अक्सर देखे भी हैं। बिल्कुल, यही कारण है कि ये पूरा क्षेत्र उच्च भूकंपीय सक्रियता वाला क्षेत्र है। और दूसरी तरफ जमीन के ऊपर से इंसानों द्वारा पैदा किया गया ग्लोबल वार्मिंग का संकट हमला कर रहा है, जो सदियों पुरानी बर्फ को अभूतपूर्व गति से बहुत तेजी से पिघला रहा है। इससे एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर ये विशाल ग्लेशियर्स जो इन पहाड़ों पर मौजूद हैं वाकई दुगनी तेजी से पिघल रहे हैं, तो इसका सीधा असर तो नीचे उत्तरी मैदानों में बहने वाली नदियों पर पड़ेगा। और उन नदियों पर तो करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर करता है। ये स्थिति भयावह हो सकती है। बिल्कुल। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी सभी प्रमुख जो जीवनदायिनी नदियां हैं, इन्हीं हिमनदों से अपना ज्यादातर पानी पाती हैं। अगर ये ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलते हैं तो अल्पावधि में, शॉर्ट टर्म में, नदियों में अत्यधिक पानी आएगा, जिससे अचानक और भयंकर बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। ओहो। लेकिन दीर्घकालिक रूप से देखें तो कुछ दशकों बाद जब ये ग्लेशियर सिकुड़कर बहुत छोटे हो जाएंगे, तब क्या होगा? तो इन नदियों में पानी की भारी कमी हो जाएगी। यह केवल पहाड़ों का संकट नहीं है, यह उन पर निर्भर पूरी मानव सभ्यता और खेती के अस्तित्व का संकट है। तो इस पूरे विवर्तनिक ब्लूप्रिंट का निचोड़ ये है कि करीब 50 मिलियन वर्ष पहले हुई एक विशाल भूवैज्ञानिक दुर्घटना, मतलब भारतीय और यूरेशियन प्लेट की वो महाटक्कर, उसने केवल दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ ही नहीं बनाए, बल्कि वो घटना आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी जलवायु, हमारे मानसून के चक्र, हमारी खेती और अंततः हमारे भविष्य को हर दिन आकार दे रही है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और इस पूरे विश्लेषण ने मुझे एक बहुत ही गहरे और नए विचार में डाल दिया है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम इस पूरे विवर्तनिक ब्लूप्रिंट को भविष्य की ओर प्रोजेक्ट करें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प संभावनाएं सामने आती हैं। जैसे कि? जरा इस बारे में सोचिए। चूंकि हिमालय भूवैज्ञानिक रूप से अभी भी युवा है और भारतीय प्लेट के लगातार धक्के के कारण ये हर साल कुछ मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो आज से 1 मिलियन वर्ष बाद भारतीय उपमहाद्वीप का मौसम कैसा होगा? क्या ये पर्वतमाला इतनी अधिक ऊंची हो जाएगी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी लेकर उठने वाली मॉनसून की हवाएं इसे बिल्कुल भी पार न कर सकें? बाप रे! या क्या ये हवाएं इस अभेद्य और अति विशाल दीवार से टकराकर पूरी तरह से अपनी दिशा बदल लेंगे और एक नए ही मौसम चक्र को जन्म देंगी जो आज के मॉनसून से बिल्कुल अलग होगा? ये वाकई मतलब सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है। 1 मिलियन साल बाद का भूगोल और मौसम आज से कितना अलग होगा, इसकी कल्पना करना ही रोमांचक है। बिल्कुल है। तो जो लोग भी इस विस्तृत विश्लेषण को सुन रहे हैं, उम्मीद है कि आज के बाद जब भी आप किसी पहाड़ की तस्वीर देखेंगे या हिमालय के बारे में सुनेंगे तो उसे एक ठहरी हुई शांत चट्टान की तरह नहीं, बल्कि एक धड़कते हुए, लगातार बदलते हुए और बेहद शक्तिशाली विवर्तनिक इंजन की तरह देखेंगे। जी बिल्कुल। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, सवालों को जिंदा रखिए और आसपास की दुनिया को इसी नई टेक्टोनिक नजर से देखने की कोशिश करते रहिए। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।